तो हमने पिछली बार तो 4 रूल्स तक कंप्लीट कर लिए थे, मेजर जो 4 रूल्स है उनको हमने उनकी हमने बात कर ली थी। आज जो बाकी के एक्सेसरी रूल्स है फटाफट IUPAC के वो खत्म करेंगे। पहले 4 रूल्स क्या थे, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होना चाहिए जिसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नंबर होना चाहिए कार्बन एटम्स का कैसा, सो दैट फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, यानी स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ये स्मॉलेस्ट नंबर का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सेकंड, जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन का आप नाम लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कार्बन नंबर काउंट करके। सपोज 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 3 है तो प्रोपेन, 2 है तो इथेन वगैरह। उसमें अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, अप्रोप्रिएट सफिक्स लगाना है। सफिक्स लगाते वक्त एक चीज जो नोट करनी थी, मैंने बताया था, तो यहाँ पे चाहिए तो लिख भी लेना। सफिक्स लगाते वक्त नोट, 2 vowels cannot be written together, है कि नहीं। 2 वावेल को हम लोग बाजू बाजू में नहीं लिख सकते, है ना। ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट इसमें हमने ऐड नहीं किया था उस वक्त, आप ऐड कर लो पॉइंट को कि 2 वावेल को हम साथ में लिख नहीं सकते। यानी कि एल्केन, जैसे पेरेंट एल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है, उसका लास्ट का ई है, और तुम्हारे सफिक्स में भी अगर शुरू का पहला वर्ड, पहला लेटर जो वावेल है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एल्केन का ई हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानामाइन, ऐसे मैंने वो जो रेड कलर से छोटे नीचे लाइन किए वो उसी के लिए, वावेल दिखाने के लिए, है ना। अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा तो उसको प्रीफिक्स बना देने का और प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का। पर अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन और फंक्शनल ग्रुप जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करना होता है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट था। अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कितने पढ़ाए मैंने आपको, देयर आर 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है, एसिड, एल्डिहाइड और साइनाइड। कौन से हैं, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का मतलब कि उसको बाय डिफॉल्ट कौन सा नंबर मिलने वाला है। चौथा रूल क्या बोलता है, अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम एल्कीन या एल्काइन होगा। ऑब्वियसली डबल या ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है और उनका नंबर मेंटेन करना है, नंबर मेंशन करना है ऑब्वियसली। ऑल्सो जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो इस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, ऑब्वियस है, यस और नो, कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर, तो इसके लिए अलग से रूल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में हर छोटी छोटी चीज के लिए ऐसे फालतू रूल बना के लिखे हुए, ये तो अंडरस्टूड बात है। ऐसा भी एक रूल लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में जिसको मैंने आपको मार्क करके दिया था पिछली बार और कहा था रीड, तो आपने किया नहीं होगा, वो अलग बात है, ठीक है। पर ऐसा भी एक रूल लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट हैज टू बी पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। वो तो कॉमन सेंस है ना यार, लॉन्गेस्ट चेन फंक्शनल ग्रुप के बिना तो बन नहीं सकती, सीधी बात है, राइट। तो ये सबको रूल बना के लिखने की जरूरत है। चलो रूल नंबर 5 क्या बोलता है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बोलता है द alkyl groups, the alkyl groups attached to the parent hydrocarbon chain are called substituents। क्या बोलते हैं उनको, पेरेंट कार्बन की चेन है, उसके ऊपर जो नए ग्रुप्स लगे, जो अलग ग्रुप्स लगे, तो उनको तो आप फंक्शनल ग्रुप बोलते हो, है कि नहीं। पर उन पे अगर एल्काइल ग्रुप लगे हुए, एल्काइल ग्रुप को हम लोग किस सिंबल से लिखते हैं बच्चों, व्हाट इज द सिंबल वी यूज फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग, अगर वो पेरेंट चेन को अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, ठीक है। और इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, क्या, इफ
than one substituent is present, then follow alphabetical order. है ना? इफ मोर देन वन इज प्रेजेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब इसको ना अपन और एक अच्छे तरीके से लिखते हैं, समझो. ऐसे लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पेरेंट चेन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स. ये क्लियर. नेक्स्ट इसको ना अलग से एक ऐसे पॉइंट बना के लिखता हूँ. इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, और इसमें भी सब टाइप बनाता हूँ. कैसे? देखो, अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेम टाइप और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऐसा प्रेजेंट है. क्या बोला मैंने? मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेम टाइप और मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्या? डिफरेंट टाइप. तो कैसा लिखने का? अगर सेम टाइप के प्रेजेंट हैं तो यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, डाई, ट्राई वगैरह. यस. और अगर डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्या ये क्लियर हुआ? एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. इसमें एग्जांपल के साथ देखते हैं. ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है. इसमें डबल बॉन्ड भी है, OH ग्रुप भी है, CH3 भी है और C2H5 भी है. ओके. स्ट्रक्चर कंप्लीट करो. किसमें कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? CH3. इधर कितने? H. क्यों? कार्बन को देखते हैं ना कितने बॉन्ड है उसके आजू बाजू. इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? कितने H आएंगे बीच वाले पे? एक, दो, तीन, चार बॉन्ड हो गए तो एक भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3. अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ? OH है. हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एल्कीन है. और सब्स्टिट्यूएंट कौन से दिख रहे हैं आपको? मैंने अभी आपको ऊपर लिख के दिया ना, जो अल्काइल ग्रुप पेरेंट चेन को अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे. कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं? इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है. क्या बात क्लियर हुई? है ना? तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये रही. देखो, क्या इस लॉन्गेस्ट चेन में मेरा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया? यस, डायरेक्टली अटैच्ड है. डबल बॉन्ड भी आ गया? यस, डायरेक्टली है. तो फंक्शनल मतलब लॉन्गेस्ट चेन मेरी है. ठीक है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग कि हम ऐसा क्यों नहीं ले रहे लॉन्गेस्ट चेन को, एक ही बात होगी, दोनों साइड से काउंट कर लो, सेम है. 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है. 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन. अभी नंबरिंग करने का सोचना है. तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है कि डबल बॉन्ड है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH है कि डबल बॉन्ड? ऑब्वियसली OH. यस, वो मेरा टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप है. उसका सफिक्स बनेगा. कितने कार्बन थे? 6. हेक्स, एन, ईन की आइन, एन की ईन की आइन, ईन. कौन से नंबर पे ईन? 3 नंबर पे ईन. और कौन से नंबर पे अल्कोहल? सेकेंड. सफिक्स की प्रीफिक्स? ऑब्वियसली सफिक्स. टाइप 2. वावेल लिखने का कि नहीं लिखने का? नहीं लिखने का. तो ओके, हेक्स 3 इन 2 ऑल. ये मेरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया. यस और. अब इसमें मेरे को सब्स्टिट्यूएंट लगाने. क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के कि अलग टाइप के? एक मिथाइल दिख रहा है मेरे को और एक इथाइल दिख रहा है. क्या सेम टाइप है कि अलग टाइप है? एक मिथाइल है, एक इथाइल है. अलग अलग है तो डिफरेंट टाइप. क्या लगाऊंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इथाइल पहले लिखूं कि मिथाइल पहले लिखूं?
इथाइल, तो 4th पे इथाइल और 3 पे मिथाइल। क्या ये सबके भेजे में गया? आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक एक चीज खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो ही आपका आईयूपीएसी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। नंबरिंग जिसको नहीं समझी उसके लिए लिख देता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। 4 पे देखो इथाइल लगा हुआ है, 3 पे देखो मिथाइल लगा हुआ है। क्या ऐसा जरूरी है कि 3 नंबर आगे आना चाहिए था और 4 नंबर पीछे जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। नंबर से लेना देना है क्या? नहीं, अल्फाबेट से लेना देना है। ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। क्या ये बात भेजे में गई? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सिंपल वाला देखते हैं। इसको साफ कीजिए, अच्छी हैंड राइटिंग है। लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें बच्चों? कितने कार्बन्स? 5। पांच कार्बन मतलब पेंटेन, सीधा सीधा। इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या आपको? फंक्शनल ग्रुप कोई भी है? नहीं। सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए 4। सेम टाइप के कि अलग अलग टाइप के हैं? सेम टाइप के। चारों कौन से? मिथाइल है। चारों कौन से? मिथाइल है। ऑब्वियसली चारों मिथाइल है। अभी मिथाइल है, चारों हैं, ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मैंने ये भी क्लियरली लिखा है ऊपर, सेम टाइप के होंगे तो यूज डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, है ना। तो कितने हैं मेरे पास टोटल मिथाइल? 4। 4 मतलब टेट्रा मिथाइल, बोलो हाँ कि 4 मतलब टेट्रा मिथाइल। अभी वो टेट्रा मिथाइल की पोजीशन गिननी है। मैं नंबरिंग राइट से करूँ कि लेफ्ट से करूँ? देखो ध्यान से, अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ, ये रेड कलर की 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरे मिथाइल कौन से नंबर पे आते हैं बताओ? सेकेंड पे 2 आ रहे हैं, थर्ड पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरीके से नंबरिंग करता, ब्लू वाली नंबरिंग मेरी लेफ्ट साइड से हो रही है, तो उसमें मेरा कौन से नंबर पे आ रहा है? तो उसमें सेकंड पे 1 आ रहा है, थर्ड पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है। अब इसमें से कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? इसको ऐड करो, क्या नंबर आ रहा है? 2 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है? 11। इसको ऐड करो, कितना नंबर आ रहा है? 13। छोटा नंबर कौन सा है? 11, तो वो करेक्ट नंबर है और दूसरा वाला रॉन्ग नंबर है। बहुत ही इजी सिंपल बात, यानी कि छोटा नंबर और छोटा टोटल हमेशा आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? Have I already taught you all that you should get the lower number? लोअर नंबर तो ऑलरेडी सिखाया था ना। यहाँ पर अगर लोअर नंबर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लोअर नंबर किसको दे, ऐसा कंफ्यूजन है, तो लोअर टोटल चेक करना है। इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या बोलते हैं इसको? लोएस्ट सम। ऊपर ये जो मैंने अभी बताया आपको, इसको हम कहते हैं लोएस्ट सम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल होता है। मतलब ये रूल एज सच अलग से नहीं लिखते इसको, बट ये हमेशा फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग पोजीशन पे आ रहे हैं, तो जहाँ से भी हमें लोएस्ट सम मिल रहा है, हमें वो वाले नंबरिंग को करेक्ट मानना है। तो इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरा रेड वाला नंबरिंग करेक्ट है कि ब्लू वाला? छोटा नंबर मेरे को रेड वाले से मिल रहा था कि ब्लू वाले से? रेड वाला नंबरिंग करेक्ट है, ब्लू वाला रॉन्ग है। क्लियर बात? ठीक है, तो ये हुआ हमारा अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मैं लोकेंट वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि नंबर बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं किसी ग्रुप की, और मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एल्काइल ग्रुप की बात है। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि मेरे पास 4 मिथाइल थे तो मैंने 4 नंबर लिखे। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि 2, क्योंकि दो पे 2 बार है, सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, तो मैंने एक ही बार 2 लिखा, ऐसा नहीं है ना, मैंने 2 बार 2 लिखा, राइट? क्यों?
क्योंकि मुझे दिखाना था कि 2 पे सेकंड नंबर पे 2 बार मिथाइल। क्या ये बात क्लियर हुई? काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ध्यान से सुनिए। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, क्या है? अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, the substituent is a complex substituent. Now what do you mean by complex substituent? सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच पे आया है, बोलो हाँ कि ना। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच पे आया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच विद इन ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल था तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? ब्रांच्ड एल्काइल है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। If the substituent is a complex substituent, that is basically branched alkyl. Complex substituent का मतलब branch within branch. Then a very important rule. Then the carbon of the substituent that is attached to the parent chain is numbered as carbon number 1. क्या बोला मैंने? जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है, सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच्ड है, उसे नंबर 1 देना जरूरी है। उसे नंबर 1 देना कंपलसरी है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इसके बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बनते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पे लिख लो। उसको नंबर 1 दे दिया। द सब्स्टिट्यूएंट is treated as a separate IUPAC नेम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? एक अलग IUPAC नेम के जैसा ट्रीट करते हैं। समझा? एक मेरा मेन पेरेंट का हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट चेन है, तो उसका तो IUPAC नेम मुझे लिखना ही है, राइट? जो उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ना, उसको भी एज अ सेपरेट IUPAC नेम हम ट्रीट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल से समझ में आई। पूरी तरह ये स्टेटमेंट से समझ में नहीं आती, ये एग्जाम्पल से समझ में आई। ध्यान से देखो। और ये ना छोटी चेन में पॉसिबल नहीं होता, ये बड़ी बड़ी चेन में होता है। ठीक है, तो बड़े चेन्स बनाते हैं हम लोग कार्बन। चलो ऐसा देखते हैं। कितने कार्बन हो गए? गिनने में भी गलती करते हो। कितने कार्बन हुए? 10 कार्बन की चेन हुई। ठीक है, 10 कार्बन की चेन हुई। यहाँ पे मैंने 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगाया। अब ध्यान से एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना। इस सब्स्टिट्यूएंट में कहीं ब्रांच है क्या? ये सब्स्टिट्यूएंट में कहीं ब्रांच दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हुआ कि कॉम्प्लेक्स हुआ? ये सिंपल। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रोपाइल। बोलो हाँ कि ना? सीधी बात है। 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल। और ये 10 कार्बन का चेन। तो मैं ऐसा सीधा सीधा लिख देता। नंबरिंग कहाँ से करूँ? लेफ्ट से कि राइट से? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ब्लू वाली करूँ अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सी नंबरिंग करेक्ट है?
रेड वाली की ब्लू वाली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाली नंबरिंग में छोटा नंबर मिल रहा है, ब्रांच को 5 नंबर मिल रहा है, और रेड वाली में बड़ा नंबर मिल रहा है 6, तो ये वाली रॉन्ग है। क्या ये बात समझ में आई? तो तुम बोलोगे हर बार सर आप रेड वाले को ही करेक्ट बनाते हो, आप बायस्ड हो, इसलिए इस बार मैंने ब्लू वाले को करेक्ट बनाया। और मेरे को ये भी दिखना था कौन से बच्चे सिर्फ कलर देख के आंसर देते हैं, स्मार्ट हो गया। चलो देखो, तो यहाँ पर ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूट है। ऐसा होता तो आप बहुत ही आसानी से इसका नाम लिख देते, प्रोपाइल कौन से पोजीशन पे, 5 नंबर पे, और 10 कार्बन की चेन यानी कि डेकेन। ये तो हर बच्चा लिख लेगा, बोलो हाँ कि ना, 5 प्रोपाइल डेकेन, इजी। इसमें मजा आता है तब जब मैं इस पे ब्रांच लगा दूं। अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। अब ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि अब ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, ये हो गई मेरी पेरेंट चेन, ये हो गई मेरी पेरेंट चेन, ये हो गई मेरी सब्स्टिट्यूएंट की चेन, और ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांच। मतलब ब्रांच विद इन ब्रांच हुआ, बोलो हाँ कि ना? एवरीबॉडी यस। तो अब हमें ये समझना है कि हमें ये रूल अप्लाई कैसे करना है। अब ये रूल क्या बोलता है आपको, देखो, द कार्बन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पेरेंट चेन। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा वाला कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा है? ये वाला, चेक करो एवरीबॉडी, है ना? तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट नंबर 1 दूंगा, इसको मैं बाय डिफॉल्ट नंबर 1 दे दूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? एकदम इजी, सिंपल, है ना? ऐसे सोचना। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट दे दूंगा नंबर। अब ये ऐसा क्यों इन्होंने क्लियर किया? क्यों ऐसा क्लियर किया? क्योंकि सपोज आपके पास 10, जैसे ये 10 कार्बन की चेन है, और यहां पर आपके पास कोई और ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा, जैसे क्लोरीन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल था, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन अभी भी यही रहेगी ना, क्योंकि इट इज 10 कार्बन लॉन्गेस्ट एंड कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट बोल रहा हूं? हाँ। तो अब मेरे पास ये जो आया, ये देख के, क्लोरीन देख के बच्चे कंफ्यूज होते थे पहले कि अच्छा यहाँ पे इसको नंबर 1 मिलना चाहिए, लेकिन ये तो बीच में, इसको नंबर 1 कहां से मिलेगा, है कि नहीं? तो when I'm treating this as a separate IUPAC name, there could be confusion if there is functional group here, ना? So to avoid that confusion, they have made this simple rule. क्या रूल बनाया उसने बोला भाई by default इसको तुम एक अलग IUPAC स्ट्रक्चर की तरह कंसिडर करो, वो ठीक है, पर उस अलग IUPAC स्ट्रक्चर में तुम्हारा नंबरिंग कैसा रहेगा, राइट लेफ्ट फंक्शनल ग्रुप ये वो कुछ नहीं देखने का। क्या लगाने का रूल? जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है वो। तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है एज एन IUPAC। अगर मैं इसको कवर कर दूं, इसको कवर कर दूं ऐसे, तुमको बोलूं सिर्फ इस पे फोकस करो, इसको तुम इजीली बता सकते हो 3 कार्बन की चेन है, बोलो हाँ कि ना, है ना? ऐसे तो 3 कार्बन की चेन ये। अब इसमें सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है आपको? तो ये मीथाइल। तो अब मुझे अगर नाम लिखना है तो मेरी एक्चुअल पेरेंट चेन कौन सी थी? 10 कार्बन यानी कि डेकेन, बोलो हाँ कि ना? डेकेन में 5th पोजीशन पे एक ग्रुप लगा हुआ था, और वो ग्रुप का भी नाम मुझे IUPAC में लिखना है। क्लियर हुआ ना? वो ग्रुप कौन सा है? वो है 2-मिथाइल प्रोपाइल। अभी प्रोपेन नहीं लिखूंगा मैं, प्रोपाइल लिख रहा हूं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप बोलोगे कि सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, आपने IUPAC बोला तो आप प्रोपाइल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि IUPAC में तो हम प्रोपेन लिखते हैं। तो भाई मेरे ये अल्काइल ग्रुप था ना, सब्स्टिट्यूएंट था ना, ये पेरेंट चेन थी क्या? नहीं, ये प्रोपाइल ग्रुप था। प्रोपाइल ग्रुप में और एक मिथाइल लगा के गए थे, बोलो यस और नो? तो इसलिए मैंने प्रोपाइल लिखा, और अगर मेरे को स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यस, तो 2-मिथाइल प्रोपाइल डेकेन।
क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई होप सो। ओके, सेकेंड और एक देखते हैं। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now, suppose here you have है ना, and here you have 1, here you have C2H5, here you have CH3, I know this structure looks super complicated to you, but it's not. It's very easy. Check. First, you have to see what is the longest chain. There are many people who might be thinking this is the longest chain. Is that correct? Is this correct? How many carbon atoms can you see here? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Completely wrong. This is not the longest carbon chain. Is this the longest carbon chain? Check. Now, the question is again about the numbering. So I'll say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 11 कार्बन्स की चेन है वो तो ठीक है। नंबरिंग अभी रेड से किया तो कौन से पोजीशन पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं? कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। तो 5 + 6 + 8 + 10 कितना हुआ? 5 + 6 11 + 10 21 + 8 29। यस बच्चों, अभी अगर यहां से नंबरिंग करता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कौन से नंबर पे आ रहे हैं? ब्लू में 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। क्या आ रहा है टोटल? 4 + 6 10 + 7 17 + 2 19। तो कौन सा वाला नंबरिंग करेक्ट, रेड वाला कि ब्लू वाला? क्या ये बात सबके भेजे में क्लियर हो गई? काफी कॉम्प्लेक्स नेम्स हैं ये, मतलब ऐसे नेम्स आपके एग्जाम में आते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये मेरी नंबरिंग भी तय होगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 7 नंबर पे तो एक मिथाइल है, चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। 4th नंबर पे एक मिथाइल है, चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर पे एक इथाइल है, ये भी चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। ये सब सिंपल है। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। दिख रहा है क्लियरली? तो ये तो दिख ही रहा है ना, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं हम? वी विल ट्रीट द कॉम्प्लेक्स एज अ सेपरेट IUPAC नेम। यस, अच्छा, तो ये मैंने एक चेन 3 का, अच्छा ऐसे लेता तो भी 3 होती, पर वो सही होता कि गलत होता? वो डायरेक्टली अटैच है क्या पेरेंट चेन को? ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये वाला डायरेक्टली अटैच। पहला वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला वो करेक्ट। अच्छा, इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? क्या रूल बोला मैंने? जो कार्बन पेरेंट चेन को डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 2 3। तो इस IUPAC नेम में सेकंड पे एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, बरोबर है कि नहीं? और 3 कार्बन का चेन है, तो प्रोपाइल लिखूंगा कि प्रोपेन लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो लिखूंगा प्रोपाइल। बस आंसर आ गया। अब क्या करना है? जो जो आपने नोटिस किया, जो जो नंबर लिखा, बस उसको जमा करके एक जगह पे लिख देना है। चलो देखें।
अच्छा 11 कार्बन की चेन, ये पिछली बार करवाया भी था। अनडेकेन, टेबल दिया है आपको, बोला था टेबल में से प्रैक्टिस भी करना, लिखना भी है। अनडेकेन, ठीक है, अनडेकेन। अच्छा अनडेकेन में सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल, राइट। 4,7, 4 पे भी मिथाइल है, 7 पे भी मिथाइल है, मतलब 4,7 डाई मिथाइल, बोलो हाँ की ना। 4 और 7 दोनों पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है सेम टाइप के, तो डाई मिथाइल। सारे लॉजिक जो पहले लगे वो अभी भी लगा रहा हूं, वो छोड़े नहीं है। 6th नंबर पे अब क्या है, 6th नंबर पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाई मिथाइल, राइट। और ऑब्वियसली अनडेकेन। जस्ट फॉर फन, suppose just for fun, if I was to write OH functional group here, then what would be the name? Undecane 3 all, सफिक्स बन जाएगा ना OH, बाकी कुछ बदलेगा नहीं। 3rd नंबर पे ऐसे, तो वो कितना भी कॉम्प्लेक्स करेंगे, अगर आप मेरे बताए हुए सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, बहुत सिंपल, कोई टेंशन नहीं। यहां तक एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। रूल नंबर 6, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स। रूल नंबर 6 का और एक एग्जांपल करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट इंटरेस्टिंग है, और एक एग्जांपल करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने कंडेंस फॉर्मूला भी सिखाया था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी सिखाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिखाया था, उसका भी यूज करके देखते हैं। ये आपको एक उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया सब, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, सारा जो पहले पढ़ा है वो अप्लाई करने आना चाहिए, नहीं तो भूल जाते हो। सपोज मैंने यहां पर CHO लगा दिया, क्या ग्रुप लगा दिया, CHO। कौन सा ग्रुप है CHO, CHOS एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल। सपोज इधर मैंने लगा दिया ब्रोमो, क्या लगा दिया, ब्रोमो, ठीक है। इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है। और ओके, बहुत ट्रिकी है, ध्यान से देखना, मजेदार नाम है, मतलब इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएंगे। तो अब मजे ले ही रहे तो एक डबल बॉन्ड भी लगा ही देते, लगे हाथ, क्या बोलते हो। डबल बॉन्ड भी लगा दिया, ठीक है। चलो अच्छा बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, लॉन्ग कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है वो चेक करेंगे। 1, अच्छा टर्मिनल है, टर्मिनल ग्रुप है, तो उसके कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में गिनने का कि नहीं गिनने का, ये भी क्लियर किया, आज भी क्लियर किया था, रिवाइज भी कराया। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो IUPAC नेम में उसके कार्बन को काउंट करने का कि नहीं करने का एज पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ऑब्वियसली करने का। तो ये कार्बन जो है मेरा नंबर 1 कार्बन होता है, बरोबर। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th,
N9, वेरी गुड, 9 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग कर दे, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्रिस्टल क्लियर, कोई घाई नहीं। किसी को कोई डाउट? अच्छा, और एक चीज, 9 कार्बन ठीक है, नंबरिंग का कोई डाउट? एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड ने सारा डाउट क्लियर कर दिया। एल्डिहाइड नहीं होता तो शायद आपको सोचना पड़ता। एल्डिहाइड बोला आके मैं खड़ा हूँ भाई, तू बिंदास नंबर देना यहाँ से, मैं टर्मिनल हुआ, कोई टेंशन, बाकी कोई चिंता की बात ही नहीं होगी फिर। अच्छा ओके, अब बॉन्ड लाइन में आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। सिर्फ एक लाइन बनाई हुई है, इसका मतलब क्या? ये इसका मतलब ये मिथाइल है। तो ये भी एक कार्बन है। ये कितने कार्बन है? 1 और 2। ऐसा बेंड किया है ना, ध्यान से देखना, 1 और 2। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल ग्रुप है बॉन्ड लाइन में। एंड यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, 1 2 3 4। क्या है बात समझ में? So now comes the important part of how you're going to name. So now you know on the 4th position there is a methyl, on the 7th position there is ethyl, on the 5th position there is complex substituent. By the way, what is that complex substituent? It is these 2 कार्बन, कॉम्प्लेक्स वाला, ये 2 कार्बन है, करेक्ट। अच्छा, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, इसको भी गिन लेंगे। क्या वो तो मेरे पेरेंट चेन का पार्ट है ना, वो वाला कार्बन तो मेरे पेरेंट चेन का पार्ट है, उससे जुड़ा हुआ ये है ना, ये वाला। इसके ऊपर यहां पर भी एक ब्रांच है, यहां पर भी एक ब्रांच है, करेक्ट। नंबरिंग कैसे करनी है इसकी? 1 और 2, 2 ही कार्बन का चेन है, और 1 पे इधर भी एक मिथाइल है, इधर भी एक मिथाइल है। क्या ये दिमाग में गया? ये दिखने में अजीब दिख रहा है, बट वहां पे एक मिथाइल लगाया हुआ है, ठीक है। और डबल बॉन्ड है 5th पोजीशन, 9 कार्बन, डबल बॉन्ड, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन, एल्डिहाइड और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये तुमको आ गया ना, तो तुमने आईयूपीएसी फोड़ लिया, ठीक है। एटलीस्ट ओपन चेन का, इसके बाद साइक्लिक पे जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। चलो देखें। अच्छा, नॉनेन लॉन्गेस्ट 9 कार्बन, इजी। नॉनेन में सफिक्स अल। अच्छा, नॉनेन की नॉनीन, नॉनीन क्यों? करेक्ट, नॉन 5 इन। अभी इन के बाद सफिक्स कौन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स अल। नंबर 1 लिखना जरूरी है क्या इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि टर्मिनल है, पर वावेल नहीं चाहिए, तो नॉन 5 इन अल, ये पेरेंट कंपाउंड हो गया, करेक्ट। पेरेंट कंपाउंड हो गया, इसको साइड में। अब आओ इस पे बाकी चीजों पे। इथाइल है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल है, और मिथाइल है, और ब्रोमो है। किसको पहले लिखूं? ब्रोमो की, मिथाइल की, डाइमिथाइल की, इथाइल, किसको पहले लिखूं? सब प्रीफिक्स ही बनने वाले, तो ऑब्वियसली ब्रोमो को पहले लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो सबसे पहले आता है, बी। फिर आएगा इथाइल, क्योंकि ई। फिर आएगा, अच्छा ये लॉन्गेस्ट चेन क्या थी, याद है ना? 2 कार्बन की, यानी कि इथाइल थी, जिस पे 2 मिथाइल लगा हुआ था, तो फिफ्थ पे। और आपने देखा मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो तो आपने देख ही लिया ना। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और लास्ट बट नॉट लीस्ट 4th पोजीशन पे
M यानी कि इथाइल। अब बच्चे पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखा आपने, ये D बाद में क्यों आया, ये E पहले क्यों आया, ये भी पिछले लेक्चर पे बता चुका हूँ। ये D को गिनते हैं क्या, नहीं, अपना एक्चुअल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, एक्चुअल ग्रुप तो इथाइल है ना, तो इथाइल, इथाइल और इथाइल, एक सादा वाला इथाइल, एक कॉम्प्लेक्स, सादा इथाइल मसाला इथाइल, कॉम्प्लेक्स वाला इथाइल, और 4 मिथाइल नॉन 5 इन अल, ऐसे लंबा अपना नाम है। बट हमने कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया, हमने सिर्फ जो जो रूल्स अभी तक पढ़े वो सारे रूल्स अप्लाई कर दिए। और लास्ट रूल सबसे सिंपल रूल है, ये एक्चुअली रूल भी नहीं है, रूल के नाम पे इंसल्ट है ये रूल सबको आता है। बिटवीन नेम एंड नंबर पुट हाइफिन, क्या लगाना है, हाइफिन समझते हो, डैश, जिसको आप सीधी अपनी गरीबों वाली इंग्लिश में डैश बोलते हैं, माइनस साइन मत समझ लेना, हाइफिन। एंड बिटवीन टू नंबर्स, एंड बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, between two successive numbers put comma। ये सबसे डिफिकल्ट रूल है ना, बहुत बहुत टफ रूल है, ये नहीं याद रहता है सबसे इजी रूल है, ठीक है। कोई भी नंबर और नाम हो तो नंबर और नाम के बीच में हाइफिन लगाना, और दो नंबर्स अगर बैक टू बैक आ रहे हो तो कॉमा लगाना। दो नाम के बीच में कभी भी कॉमा या नंबर लगाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ज़्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे मिथाइल और नॉन, मिथाइल लिखा और उसके तुरंत बाद नॉन लिख दिया, ठीक है। मैंने इसमें कोई ज़्यादा स्पेस से अलग से स्पेस नहीं छोड़ी, ना ही कोई हाइफिन लगाया, ना ही कोई कॉमन लगाया, ठीक है। एक हल्की सी स्पेस रखी मैंने एकदम, ताकि सिर्फ समझ में आए कि अच्छा वहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो रहा है, और वो आइडियली आपको वो स्पेस भी नहीं रखनी चाहिए, बट दीज आर टू सेपरेट वर्ड्स। एक वो जनरल राइटिंग इंग्लिश लिखने का वो लॉजिक है ना, ओके। मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। आपको जो रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं मैंने कहा कि आप सिर्फ रीड कर लेना, जस्ट गो थ्रू, जस्ट रीड, बिकॉज इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन इन अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्मेट, ठीक है, where they've said acha for a alkene it is different, and for this is different, and that is different, and there are too many that becomes क्या बोलते हैं, too many rules that become chaotic, right? So यहाँ पर इसलिए आप जो सिंपल मैंने आपको 7 रूल्स दिए हैं वो फॉलो करो, और एक मैं आपको एक्सेप्शन वाला रूल दे रहा हूँ वो साथ में लिख देना, that's it. Also make sure that you follow those little things like comma कहाँ डालना है, हाइफिन कहाँ डालना है, वावल कहाँ नहीं लिखना है, and don't call them as rules as such, ठीक है। Also please make sure that you don't sit and ratta maro the rules as part of a long answer or something. Nobody is ever going to ask you like write a 5-mark answer or a long answer on what are the IUPAC rules. That is stupid. Nobody is going to ask you that. You should know what the rules are and how to apply them to get your answer, not the statement of the rule itself. I hope you all are getting that. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्शन है, अगर पेरेंट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए तो क्या करते हैं। अगर पेरेंट चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए तो क्या करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपको चूज करना पड़ेगा कि सफिक्स किसको बनाऊं, पहली बात तो है ना, क्योंकि भाई इन भी सफिक्स है और आइन भी सफिक्स है, और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो किसको सफिक्स बनाऊं, ये सवाल कंफ्यूजन आता है बच्चों के दिमाग में। तो यहां पर उन्होंने ये तो क्लियर बोल दिया कि भाई सफिक्स जो है वो लास्ट में आइन, YNE, एल्काइन का आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आना चाहिए, डबल बॉन्ड का नहीं आना चाहिए। यानी सफिक्स बनने की प्रायोरिटी किसको मिली बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो लॉजिक अभी तक जितना हमने पढ़ा, तो हमें लॉजिकली ये भी तुरंत हम
अज्यूम करते हैं कि अच्छा सर ने बोला है सफिक्स की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है और वही सफिक्स बन भी रहा है वाई एन ई, तो नंबरिंग भी उसकी तरफ से होगी, ऐसा अपने दिमाग में आता है। और यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है, नाम लिखने की सफिक्स की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को, पर नंबरिंग की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। वेरी वेरी यूनिक केस, नोट प्लीज। क्या बोला मैंने? अब यहां पर आप देखेंगे तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है इस सेंटेंस में मेंशन नहीं किया, उसको अलग से लिखा है उन्होंने। क्या? इफ देयर इज अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोअर नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिखेंगे, आप देखना, एक एक्सेप्शनल रूल हम ऐसा लिखेंगे, इसको मैं एक्सेप्शनल क्यों बोल रहा हूँ, इसको एक्चुअली आपकी बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स वगैरह ये एक्सेप्शनल नहीं बोलते इसको। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैंने आपके दिमाग में ये चीज फिट करा दी है ना कि जिसको सफिक्स बनाना है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, बरोबर है ना? और मैं उसी का उल्टा आपको रूल सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको एक्सेप्शन बोल रहा हूँ। तो ये एक एक्सेप्शन आपको ऐसे याद है। बाकी सब जगह आपको वही रूल लगाना है जो मैंने सिखाया कि जो सफिक्स बनने वाला है उसी को लोअर नंबर की प्रायोरिटी भी मिलनी चाहिए। एक्सेप्शनल रूल ये बोलता है इफ सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी बोथ आर प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन, देन सी डबल बॉन्ड सी यानी कि एल्कीन gets numbering priority यानी कि gets lower number। समझ में आ रहा है? एंड alkyne gets suffix priority यानी कि becomes naming priority यानी कि becomes suffix। क्या ये बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है आपके टेक्स्ट में, अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अपन वही एग्जाम्पल लेते हैं। पेंट है ना, पेंट 5 कार्बन है और आपको उन्होंने बोला डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों। देखो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कंप्लीट करो स्ट्रक्चर को, CH CH2 CH डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हुए। लॉन्गेस्ट चेन कितनी हुई बच्चों? 5 कार्बन की। नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? नंबरिंग राइट से करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से आपको डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। बस यही तो रूल था। नाम लिखते वक्त किसको सफिक्स बनाऊं, इन को कि आइन को? तो 4th पोजीशन पे आइन है, 5 कार्बन की चेन है पेंट, और 1st पोजीशन पे इन है, इन और आइन। अब आप बोलोगे सर पेंट ठीक है, 1 ठीक है, इन ठीक है, 4 आइन, ये Y और ये E साथ में रह सकते हैं? आप नोटिस करिए बच्चों, मैंने जानबूझ के ये पूछा आपको, इन और आइन है ना, यहाँ पे ये E और ये Y वावेल नहीं है, सबको मालूम है ये तो। पर when we say the syllable ain, it sound, the vowel sound comes ना, आ, जैसे अपन उसको एल्काइन, भले वो है Y बट उसमें वावेल साउंड आता है, इसलिए उसको भी हम वावेल की तरह ट्रीट करते हैं।
और यहाँ का ई जो है वो निकाल देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगेन हियर ऑल्सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट व्हेन एल्काइन यानी कि YNE फॉलोज द प्रीफिक्स और द सफिक्स व्हाटएवर एन आइन जो भी है, तो आप उसका ई जो है वो निकाल देते हैं। जबकि एक्चुअली वाई वावल नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। यस, वाई इज अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट अ वावल, बट एच और वाई, जैसे ऑनेस्ट अपन बोलते हैं ऑनेस्ट, तो अपन अ ऑनेस्ट पर्सन बोलते कि एन ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड वावेल वाली है, क्योंकि एच साइलेंट है। जब साउंड वावेल वाली होती है ना, तो वावेल वाले रूल लगाने। समझ में आ रही बात? अब मैं आपको केमिस्ट्री छोड़ के इंग्लिश सिखाने लग गया, बट फैक्ट है ना। आप जब एन हॉनेस्ट पर्सन, पहली बात तो हॉनेस्ट तो बोलते नहीं अपन, ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, राइट? तो ऐसे केस में जब हम लोग वावेल साउंड यूज कर रहे हैं, तो आइन बोलते वक्त मेरे मुंह से आ यानी ये साउंड निकल रहा है, आइन, तो वावेल साउंड निकल रही है, तो मैं इसलिए वावेल वाला रूल लगा। वैसे इसके बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, इंग्लिश है, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं, ठीक है। बट ये हाँ, मतलब जस्ट सो दैट आपको रटना ना पड़े, उसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आ जाए, तो मैं बता रहा हूँ। एंड इन मेनी लैंग्वेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक इन फ्रेंच, बेसिकली एच इज कंसिडर्ड अ वावेल ओनली टेक्निकली। Even Y in many languages is considered a vowel. So yes, definitely that rule applies here. So that's why you have to remember this as an exceptional rule. I hope this is clear. So 7 main rules and 1 exceptional rule that will get you through all the nomenclature or IUPAC nomenclature of any type of the open chain aliphatic compounds. Second section that we'll do in IUPAC name is cyclic compounds and aromatic compounds nomenclature. बट उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा कि साइक्लिक और एरोमेटिक होते क्या। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने हेट्रो, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये ऑलरेडी क्लासिफिकेशन देखा था बच्चों। हमने ये किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया था एज एलिफैटिक और साइक्लिक, एलिफैटिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर उनके सारे टाइप्स हमने देख लिए। मैंने आपको अभी तक जितने भी रूल सिखा दिए, 7 वो मेन रूल और 1 एक्सेप्शनल रूल, उसमें आपका ये पूरा सेक्शन, ये एलिफैटिक वाला पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा आप इसमें नेमिंग कर पाओगे, कहीं पे भी टेंशन आपको नहीं आएगी। भले कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, जो भी, सारे फंक्शनल ग्रुप वगैरह के साथ कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बात करने वाले हैं वो है साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन वालों की। उसमें भी एलिसाइक्लिक अलग होंगे और एरोमेटिक के अलग होंगे रूल्स। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के जो रूल्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। एरोमेटिक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, 2 टाइप्स है उसमें, बट मेजरली हमारे सिलेबस के फोकस पे क्या रहेगा, 1 और मोर बेंजीन रिंग्स। बेंजीन रिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? ऑल्टरनेट 6 कार्बन की रिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होता है उसके अंदर, ये भी क्लियर किया हुआ। एंड एलिसाइक्लिक का तो बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था, एल्केन्स ही होते हैं बट साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन वगैरह, है ना। तो इन कंपाउंड्स को, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को किस तरह से IUPAC नेम करना होता है, इनफैक्ट उनका कॉमन नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर में एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन। इनका कॉमन नॉमेनक्लेचर एज वेल एज IUPAC थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगले सेशन में हम लोग साइक्लिक और एरोमेटिक का पूरा नॉमेनक्लेचर IUPAC एज वेल एज कॉमन का कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों।